मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम लोग बात थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में करेंगे, इसलिए मैं हेडिंग तो ये डाल के चलता हूँ कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और फिर उसमें बात करेंगे कि बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ मास COM से कैसे डिफरेंस रखता है, क्या उसमें अंतर है, इसकी बात करेंगे। तो हेडिंग है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये आएगा। तुम्हें याद होगा बेटा, आई थिंक आपको सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन याद है। सेंटर ऑफ मास क्या था? सेंटर ऑफ मास, अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैं तुम्हें थोड़ा सा बात करूं कि सेंटर ऑफ मास क्या था, याद करो। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन सच a way that all the forces are working at that point। बट अब सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर सारे, मान लीजिए बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है कि इसका सारा का सारा सारा का सारा मास इसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स हम यहीं पर अप्लाई करते थे। तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ मास। आई एम रिपीटिंग, सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? This is the point at which the entire mass of the body, अगर इस बॉडी का मास m है तो इसको हम यहीं पर concentrated मानेंगे, in such a way that all the forces working of the body are acting at that point। हम सारे इस बॉडी में मान ले कई फोर्स हैं, इसका वेट भी लगेगा तो यहीं से जाएगा, एक फोर्स F लगेगा यहीं से जाएगा, फ्रिक्शन भी लगाएंगे यहीं से जाएगा, इसी पर एक्ट करके बताते हैं। तो ये था सेंटर ऑफ मास। अब बात आई कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो आइएगा बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास में और चीज बताएं कि जितने एक्सटर्नल फोर्स हैं, ध्यान देना, इसमें जो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F लिया था वो भी सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हैं। तो जितने एक्सटर्नल फोर्स होते हैं वो सब सेंटर ऑफ मास पर लगते हैं, ठीक है। अब आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, नाम से ही क्लियर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच द एंटायर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated। तो क्या लिखोगे? इट इज द पॉइंट एट विच entire weight of the body is assumed to be concentrated, राइट। इसके ऊपर सारे जो होता है उस बॉडी का पूरा वेट माना जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट किसी बॉडी का जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है। तो याद करो, सेंटर ऑफ मास में क्या होता था कि मोमेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। आपको अगर ये बात ना समझ में आए मोमेंट ऑफ मास वाली, तो सेंटर ऑफ मास वाला लेक्चर जाके एक बार चेक करिएगा, देखिएगा, है ना बेटा। सेंटर ऑफ मास क्या था? दैट वाज द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट ऑफ मास वाज जीरो। यहां पे जानते हैं क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट ऑफ फोर्स, आप कहोगे व्हाट फोर्स? ग्रेविटी फोर्स शुड बी जीरो, और उसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो आप देखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट about which moment of force, तो लेकिन फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी टॉर्क ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। इन अदर वर्ड्स, अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं अबाउट COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉर्क, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कह सकते हैं टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इसके अबाउट अगर मैं लिखूं सिग्मा, यानी अलजेब्रिक सम ले रहा हूं, टॉर्क ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg
शुड बी इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 0। यानी वेट इज mg, mg का जो नेट टॉर्क आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो भैया एक चीज तो बड़ा ध्यान रखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट शुड बी इक्वल टू 0। वो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये आपको बड़ा ध्यान से जाना चाहिए, ठीक है। इतना लिख लो बेटा, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है बेटा जिससे पूरा वेट ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी का आप कॉन्सेंट्रेट मानते हैं, और उस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क 0 होता है, ठीक है। अब बात है क्या सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही होते हैं? तो जरा ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे तो ज्यादातर केस में सेम ही होते हैं। फर्क क्या है, अगर बॉडी स्मॉल है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह होते हैं। तो इफ बॉडी इज स्मॉल, छोटी, देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं, यानी एक ही बिंदु पे होते हैं। अब कहोगे कि छोटी बॉडी का क्या माने, कुछ भी भाई, ये पेन छोटा बॉडी है, हमारे घर की बिल्डिंग भी छोटी ही बॉडी है, तुम कहोगे फिर बड़ी बॉडी क्या माने। कंसेप्ट असल में बेटा ये है कि किसी बॉडी में, जैसे यही मान ले, इस जगह से इस जगह तक जाने में, यानी एक छोर से दूसरे छोर जाने में अगर जी की वैल्यू में परिवर्तन आ जाए, जी की वैल्यू स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाए, तो सीओजी अलग होता है, सीओएम अलग होता है। मतलब जैसे एक पहाड़ ले लो, एक पहाड़ होता है 50 सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ होता है। उस पहाड़ में एक एंड से शुरू करके जब आप तक आप दूसरे एंड पर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाते हैं, तो तुम्हें पता अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू में प्लेस टू प्लेस परिवर्तन होता है। तो वहां जी की वैल्यू एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में बदलती है। तो इसलिए उस पहाड़ का जो कि मास का एक टीला है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होगा। तो वही हमने क्या लिखा, लेकिन स्मॉल बॉडी जैसे इस पेन के लिए ले, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है। कोई और ले लीजिए, मैं बुक ले लेता हूं, तो बुक का भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है। हमारे घर की बिल्डिंग, भाई हमारे घर में एक कोने से दूसरे कोने पर जाने पे जी थोड़ा बदल जाएगा, वो तो 9.8 या जिस हमारे शहर में जो वैल्यू है वही रहेगा, हमारी जगह पर जो वैल्यू वही रहेगा। तो अब अगर आगे हुआ फिर क्या हुआ, इफ बॉडी इज एक्सटेंडेड, then center of mass and center of gravity are different होते हैं, अलग अलग होते हैं, दे अलग अलग लोकेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि बॉडी अगर एक्सटेंडेड है तो जी की वैल्यू एक छोर से दूसरे छोर जाने पे बदलती है। बिकॉज फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, जैसे हमने एक पहाड़ आपके लिए लिया कि कोई माउंटेन है, उसके लिए बड़ी जो है, फॉर एक्सटेंडेड बॉडी वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम point to point, from here one point to the other point। तो वहां पर जी और सीओजी और सीओएम अलग होगा। तो खैर मोटे तौर पर समझ लो कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होते हैं अगर बॉडी छोटी है, स्मॉल है। लेकिन बॉडी बहुत बड़ी है, कई किलोमीटर्स में फैली हुई है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो सकते हैं, हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू बदलती है। तो कंसेप्ट क्या बना, अगर जी की वैल्यू किसी बॉडी के लिए हर पॉइंट पे सेम रहती है तो सीओजी और सीओएम सेम रहता है, लेकिन जी इस एंड से इस एंड तक जाने में अगर परिवर्तित होता तो दोनों अलग हो जाते हैं। ये बात बताया। ठीक, तीसरा अगर हम बात कर लें, देखिएगा, सेंटर ऑफ मास हैज नो रिलेशन विद ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। इसका ग्रेविटी से लेना देना नहीं। देखो, सेंटर ऑफ मास का ग्रेविटी से लेना देना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ मास है। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
भैया वो मास क्या है, या इट डिपेंड्स ओनली अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब मास क्या है, इसका मास से लेना देना, इसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास की बात। और आप लोगों से मैं फिर बताऊं कि अब अगला जो हमारा पार्ट आता है, लेकिन अगले लेक्चर में बेटा हम लोग जो जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगला लेक्चर में हमारी बेटा बातचीत होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है बेटा, थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एंड मैं ये कहूँगा कि आप अपने जानने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, आपके फ्रेंड हों, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करने में इंटरेस्टेड हों, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और आप जब वीडियो देखें तो उसके साथ लाइक भी कर दिया करेंगे। थैंक यू।